ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए न्याय, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी बहुत आवश्यक है। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग कहीं निबंध लिख रहे हैं ना, तो इन पंक्तियों का उपयोग आप लोग वहां कर सकते हैं। परमाणु आत्मनिर्भरता की नई कसौटी। ऊर्जा की आजकल खूब बातें हो रही हैं, ऊर्जा के क्षेत्र की भी बातें हो रही हैं। ये आप देखेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आज केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का भी आधार बन चुकी है। बदलती वैश्विक राजनीति, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बढ़ती निर्भरता ने स्पष्ट कर दिया कि जिन देशों के पास अपनी तकनीक और उत्पादन क्षमता है, वही भविष्य की वैश्विक अवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले 7 दशकों में ऐसी ही क्षमता विकसित की, मगर प्रश्न यह है कि क्या देश अपनी इस उपलब्धि को नीति निर्माण के केंद्र में रख पा रहा है, या फिर विदेशी तकनीक का आकर्षण अभी भी स्वदेशी आत्मविश्वास पर भारी पड़ रहा है। यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत की परमाणु यात्रा सामान्य नहीं रही और दुनिया के अधिकतर देशों ने जहां विकसित तकनीक के सहारे अपने परमाणु कार्यक्रम शुरू किए, वहीं भारत को लंबे समय तक तकनीकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करना पड़ा। वर्ष 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद और विशेष रूप से 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। परमाणु ईंधन, उन्नत उपकरणों और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर तक पहुंच लगभग बंद हो गई। उस समय यह माना गया कि भारत का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय तक पिछड़ जाएगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा आयोग, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सार्वजनिक और निजी उद्योगों के सहयोग से धीरे धीरे ऐसे तकनीक विकसित की जिसने विदेशी निर्भरता को काफी हद तक समाप्त कर दिया। रिएक्टरों के डिजाइन से लेकर भारी उपकरणों, नियंत्रण प्रणालियों और सुरक्षा तंत्र तक भारत ने अपनी क्षमता विकसित की। वर्ष 2008 के भारत अमेरिका आसन्न परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान दिलाया, यूरेनियम आयात का मार्ग खोला और इससे उन परमाणु बिजलीघरों को राहत मिली जो ईंधन की कमी के कारण अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे। मगर इस समझौते की एक ऐसी व्यवस्था भी सामने आई जिसमें यह मान लिया गया कि अब भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी परमाणु संयंत्रों और तकनीकों पर निर्भर होना चाहिए। सवाल है कि किसी देश ने कठिन परिस्थितियों में विश्व स्तरीय घरेलू तकनीक विकसित कर ली हो, तो क्या उसकी प्राथमिकता उसी क्षमता का विस्तार नहीं होनी चाहिए। भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर आज विश्व के सबसे किफायती परमाणु संयंत्रों में गिने जाते हैं। देश 700 मेगावाट क्षमता वाले आधुनिक रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है। आगे उनकी संख्या बढ़ाने की योजना भी है। ऊर्जा क्षेत्र में लागत का बहुत महत्व होता है। किसी परियोजना की व्यवहारिकता केवल उसकी तकनीकी श्रेष्ठता से तय नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि वह कितनी किफायती है और उसके संचालन पर भविष्य में कितना व्यय होगा। यदि भारत कम लागत में सुरक्षित और विश्वसनीय परमाणु संयंत्र बना सकता है, तो यह केवल घरेलू आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक अवसर भी है। आने वाले वर्षों में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को स्वच्छ और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भारत उनके लिए एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार बन सकता है। और इसी संदर्भ में हाल में तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े दस्तावेजों की कथित डेटा लीक की घटना ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या किया कि हालांकि सरकारी एजेंसियों ने स्पष्ट किया कि परमाणु ऊर्जा के परमाणु संयंत्र के संचालन तंत्र, रिएक्टर नियंत्रण प्रणाली या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई संवेदनशील सूचना प्रभावित नहीं हुई, फिर भी यह घटना इसका संकेत देती है कि परमाणु क्षेत्र की सुरक्षा अब केवल ऊंची दीवारों, कड़े पहरे और बहुस्तरीय भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गई है। वास्तव में परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल स्वदेशी तकनीक विकसित करना नहीं, बल्कि उस तकनीक पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना भी है। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और दूरसंचार की तरह परमाणु प्रौद्योगिकी भी अब भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है।
ऐसे में यदि भारत अपनी मूलभूत ऊर्जा संरचना के लिए अत्यधिक विदेशी तकनीक या उपकरणों पर निर्भर रहता है तो भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय तनाव का प्रभाव उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। देखिए हमारा प्यारा भारत है, यह है तमिलनाडु। चेन्नई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, रूस है, ये दक्षिण कोरिया, ये जापान, ये यूक्रेन, ये ईरान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसने अपनी परमाणु क्षमता को वैज्ञानिक अनुसंधान और घरेलू औद्योगिक सहयोग के आधार पर विकसित किया है। यही कारण है कि भारतीय परमाणु संयंत्रों की निर्माण लागत विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में काफी कम मानी जाती है। लागत में यह प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त केवल आर्थिक लाभ नहीं देती बल्कि भारत को वैश्विक बाजार भी अलग पहचान प्रदान करती है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देश स्वच्छ तथा निरंतर ऊर्जा की तलाश में हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के महंगे परमाणु संयंत्र उनके लिए व्यवहारिक विकल्प नहीं है। भारत यदि अपनी तकनीक, निर्माण क्षमता और प्रशिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से विकसित करे तो वह इन देशों का भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। भारत के पास विश्व के सबसे बड़े थोरियम भंडार हैं। यह तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम को अपेक्षित गति मिलती है तो भारत न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक सुरक्षित ढंग से पूरा कर सकेगा बल्कि भविष्य की परमाणु प्रौद्योगिकी में भी अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान साझेदारी और ज्ञान विनिमय से आगे बढ़ता है। इसलिए जहां नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों, अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग भारत की क्षमता को मजबूत करता हो वहां उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार को इस दिशा में 3 स्तरों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, स्वदेशी परमाणु उद्योग अनुसंधान संस्थानों को दीर्घकालिक वित्तीय एवं नीतिगत समर्थन दिया जाए ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीक विकसित कर सकें। दूसरा, परमाणु की साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और जिससे कुंडनकुलन जैसी घटनाओं से मिलने वाले सबक भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकें। तीसरा, भारतीय परमाणु तकनीक को वैश्विक स्तर पर निर्यात योग्य बनाने के लिए कूटनीतिक और वित्तीय और औद्योगिक रणनीति तैयार की जाती है। जिन परिस्थितियों में दुनिया ने भारत को तकनीकी रूप से अलग थलग करने का प्रयास किया, उन्हीं परिस्थितियों में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं ने आत्मनिर्भरता की ऐसी नींव रखी जो आज देश की सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी बन चुकी है। ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में भारत के सामने चुनौती नई तकनीक खोजने की नहीं बल्कि अपनी विकसित क्षमता पर विश्वास करने की है। परमाणु आत्मनिर्भरता की वास्तविक परीक्षा यही है कि वह अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को केवल गर्व का विषय न बनाए बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास और वैश्विक नेतृत्व का भी आधार बनाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। इस सेवा का मेवा ये आप देखिए, सुना पड़ा कि स्विट्जरलैंड में पेंशन बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए वहां बुजुर्गों को आखिरी दम तक भोजन और निवास की चिंता नहीं सताती। फिर भी वहां कई लोग परोपकार के काम में जुटे हैं। 80 की उम्र पर किसी वृद्ध की देखभाल करने जैसा वहां ऐसे काम पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपना आज का समय टाइम बैंक में जमा करने के लिए जाते हैं। और क्योंकि जब आज दूसरे की सेवा करने वाला बुजुर्ग होकर खुद असहाय होगा, चल फिर नहीं सकेगा, तब वह अपने टाइम बैंक में जमा सेवा के समय को निकालकर अपने लिए इस्तेमाल करवा सकता है। टाइम बैंक की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजना है। लोग अपने युवावस्था में बुजुर्गों की सेवा करके अपना समय जमा करते हैं और जब वे स्वयं बूढ़े, बीमार या असहाय हो जाते हैं तब उस समय को अपने लिए निकलवा कर निःशुल्क उपयोग करते हैं। इस योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति का सेहतमंद, मिलनसार, दयालु होना लाजमी है। उनकी सेवा के घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत व्यक्तिगत टाइम अकाउंट में जमा किया जाता है। क्या किया जाता है? जमा किया जाता है। ये आप देख लीजिए, कहाँ है स्विट्जरलैंड? ये भारत है। यहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा। ये है स्विट्जरलैंड, देख रहे हैं आप लोग, यहीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया में अपना पैसा और काम धंधा छोड़कर दफ्तर की ड्यूटी की तरह या फिर नर्सिंग पेशे की तरह बुजुर्गों की सेवा नहीं करनी होती है। हर हफ्ते केवल दो बार 2-2 घंटे के लिए की मदद की जाती है। बाजार ले जाकर खरीदारी करवाना, उनका कमरा साफ करना, बाग में टहलाना और समय बचे तो बातचीत करना। सेवा समझौते के मुताबिक 1 साल बाद टाइम बैंक हर मददगार के लिए कुल
कुल कार्यघंटों की गणना करता है। उसी के आधार पर उन्हें टाइम बैंक कार्ड जारी किया जाता है। अगर किसी मजबूरी की स्थितियों में जब कभी उसे अपनी देखभाल करवाने की जरूरत पड़े तो वह अपने कार्ड के जरिए सेवा का समय और अर्जित ब्याज निकाल सकता है। खाते की जांच कर टाइम बैंक कार्यालय किसी स्वयंसेवक को सहायता के लिए इच्छुक के घर या फिर अस्पताल भेज देता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। बेशक यह नई सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, लेकिन सेवा की ऐसी परिकल्पना सभी देशों में लागू हो तो कितना अच्छा है। खासतौर पर भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर युवा अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद में दूसरे शहरों और देशों में हमेशा के लिए होने चले जाते हैं। उनके बुजुर्ग माता पिता अकेला जीवन जीने को बेबस हैं। हालांकि यह अपने आप में एक त्रासद विडंबना है जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। अपना सुख संतोष और खुशी कब बच्चों के हित के अनुकूल बनाकर इसी को अपना भाग मान लेते हैं। उन्हें आप देखते हैं कि क्या उन्हें जीवन की सांध्य वेला में अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है। हॉस्पिटल मैंने कई बार देखा है कि वहां आप देखते हैं वो बेचारे बुजुर्ग माँ बाप लाइन में लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उन्हें कुछ लिखना नहीं आता है। उनके बच्चे कई बड़े बड़े पदों पर हैं, विदेशों में हैं, लेकिन यहाँ अकेले बेचारे आप देखिए कोई हार्ट्स की प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है, कोई और समस्या ऐसे बैठा हुआ है। इसके बावजूद यही माना जाता है कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों में सेवा का मेवा की कहानी सदियों से रची बसी है। विचारक जैक कैनफील्ड का कथन इसी सेवा के काम को उजागर करता है। आपकी मौजूदा आदतें ही आपके भविष्य तय करती हैं। अपने माता पिता गुरुजन बुजुर्ग परिजनों की सेवा करना शुरू से परम धर्म माना जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य स्वयं से पहले सेवा भी मानव सेवा के भाव का संचार करता है। कहते भी हैं कि किसी भी पेशे में जाने या अपनाने से पहले नेक इंसान बनना जरूरी है। मानव सेवा से बड़ा कोई कर्म और धर्म नहीं है। इसलिए हमारे पौराणिक ग्रंथ भी मानव धर्म सर्वोपरि के पाठ को जीवन में उतारने की सलाह देते हैं। मानव मात्र की सेवा करने से ही सच्चे सुख की प्राप्ति और अनुभूति होती है। असीम सुख और सुकून मिलता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि अगर खुशी और समृद्धि और संतोष जैसे गुणों को जीवन में लाना है तो सेवा को अपने जीवन में जोड़ना जरूरी है। यानी हर एक का पहला धर्म, पहली काबिलियत और पहली अहमियत मददगार इंसान बनना होनी चाहिए। सबके प्रति सेवा भाव रखने वालों का सबसे अच्छा साथी उसका अंतर्मन होता है, जो खुद की अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झकझोरता है। सवाल है कि इसके बावजूद ऐसा कैसे हो रहा है कि समाज में आपसी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? और आप देखिए, इसका साधारण सा जवाब हो सकता है कि हम अपने आसपास के संवेदनशील लोगों को गले लगाएं और अपना कदम आगे बढ़ाकर दूसरों के पास जाएं, उसकी दिक्कत जानने समझने और फिर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। सभी के प्रति सेवा भाव रखना होगा। हम जितना अपने अपने दायरे में सिमटे रहेंगे, समाज में सेवा भाव जाता रहेगा, टूटता बिखरता रहेगा। सच यह है कि कुछ को छोड़कर आज का समाज सेवा भाव से जरा हटता जा रहा है। ज्यादातर दूसरों की तकलीफ और परेशानी सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस मैं ही करते हैं। दूसरों की सुनने और उनके प्रति सेवा का भाव रखने की जरूरत है। यह जग जाहिर तथ्य है कि गुरुद्वारे सेवा भाव का सबसे बड़ा पावन स्थल बनकर उभरे हैं। वास्तविक स्थितियों की समझ रखने वाले कहते हैं कि सेवा करने वाले ना आस्तिक होते हैं और ना ही नास्तिक होते हैं, वे तो वास्तविक होते हैं। इंसान की मुख्य चिंता सुख पाना या दर्द से बचना नहीं, बल्कि जीवन में सेवा का भाव पैदा करना होना चाहिए। इसलिए दूसरों के दर्द में उनकी सेवा कर हर कोई अपना दर्द सहने के लिए भी तैयार हो जाता है। ओशो मानते हैं कि सेवा की कोई भाषा नहीं होती है, सेवा का फूल मौन में खिलता है। सेवा प्रेम संगीत है और सेवा अनहद नाद है। तय है कि बिना सेवा भाव का इंसान घमंड से फूल जाता है, कभी फल नहीं सकता। ये आप देखिए, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इन्हें पढ़ना हुआ कि तो पढ़ लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हादसों की रफ्तार, ये आप देखिए, सड़क एवं परिवहन सुविधाओं का विकास किसी भी देश की प्रगति, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक उत्थान की रेड होता है। और आप देखिए, व्यापार को गति देने, दूर दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ने, आम जनजीवन को सरल बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। भारत में भी नई सड़कों के निर्माण, पहले से बने मार्गों के चौड़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि विकास के इस पथ को सुरक्षित सफर की प्रतिबद्धता पीछे क्यों छूटती जा रही है? एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में सड़क दुर्घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बीते गुरुवार को लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए गए, वे स्थिति के भयावह होने की ओर इशारा करते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक देश में वर्ष 2025 में सड़क दुर्घटनाओं में 5.3% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 5.13 लाख से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 1.83 लाख से अधिक लोगों की जान गई है। देख रहे हैं आप लोग। दुर्घटना के इन आंकड़ों से यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार के लिए सिर्फ सड़कों का निर्माण ही प्राथमिकता है? सुरक्षा के पहलू का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। कहने का आप देखते हैं कि क्या कहने को सरकार की ओर से सड़क हादसों को कम करने के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम और विशेष अभियान शुरू किए गए। फिर क्या वजह है कि सड़कों पर लोगों की जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है? पिछले वर्ष देश में वाहनों की तेज रफ्तार के कारण सबसे ज्यादा 82,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई, जो कुल सड़क हादसों का लगभग 16% है। इस मामले में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी क्षेत्र की सड़कों पर जगह जगह वाहनों की गति मापने के लिए सीसीटीवी और दूसरे यंत्र लगाए गए। ऐसे में अगर आज भी सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं वाहनों की तेज गति के कारण ही हो रही हैं, तो इसे किसी तरह देखा जाएगा। और जाहिर है कि जब किसी व्यवस्था की सही तरीके से निगरानी, देखरेख उसके आधार पर ईमानदारी से सुधार की दिशा में कार्य नहीं होगा, तो सकारात्मक नतीजे की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है? सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि गलत दिशा में वाहन चलाने और चैन लेन के नियमों का पालन न करने के कारण पिछले वर्ष करीब 4,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जबकि लाल बत्ती पार करने से 276 और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से 136 सड़क हादसे हुए। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में भी देश भर में कुल सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 2.85 लाख को पार कर गया। सवाल है कि अगर सड़कों पर यातायात नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिन सड़कों के निर्माण में खामियां और गड्ढों की वजह से हादसे होते हैं, उसके लिए कौन जवाबदेह है? सरकार की ओर से जब तक इन सवालों के उत्तर तलाशने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा। सरकार अब ईंधन की खपत और वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन सड़क हादसों के मूल प्रश्न पर ध्यान कम ही दिया जाता है। यानी कि हर साल लाखों लोगों की मौत होती है सड़क हादसे के कारण। नियम बनाम नैतिकता। यह विचित्र विडंबना है कि संविधान में दर्ज जिन नियम कायदों का पालन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि नैतिकता की कसौटी पर भी जरूरी होना चाहिए, उन्हें ताक पर रखकर कई बार सरकारें अपनी सुविधाओं के मुताबिक तर्क गढ़ लेती है। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक विकास को मंत्री बनाया गया, मगर बीच में ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित नई सरकार में दीपक विकास को दोबारा मंत्री बनाया गया। यूं तो संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हुए बिना किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। दीपक विकास के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह सवाल उठाया गया कि 6 महीने के बाद भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बनने के बावजूद एक व्यक्ति को अगर मंत्री बनाए रखा जाता है, तो क्या इसे नैतिक और कानून दृष्टि से उचित माना जा सकता है? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये आप देख लीजिए, बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि कोई मंत्री बिना चुने गए 6 महीने से ज्यादा समय तक अपने पद पर कैसे बना हुआ है। अदालत ने साफ कहा कि यह पूरी तरह कानून का मामला है और इस संबंध में बिहार में नई सरकार बनने और दीपक विकास के दोबारा मंत्री बनने की दलील भली दी जाए, लेकिन राजनीतिक नैतिकता की कसौटी पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि करीब 25 साल पहले पंजाब के इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान अनुच्छेद 164 केवल एक बार अस्थायी छूट देता है। अदालत ने 6 महीने पूरे होने के बाद बिना विधायक बने मंत्री बनाना संविधान के साथ छल माना था। अब बिहार में विधान परिषद से एक सदस्य के इस्तीफे के बाद नई तस्वीर सामने बनाने की कोशिश हो रही है, मगर यह देखने की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट दीपक विकास के मामले में क्या फैसला देता है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी प्रावधान की धुंधली व्याख्या करके तत्कालिक लाभ तो उठा लिया जाता है, लेकिन इस क्रम में हुआ नुकसान दीर्घकालिक होता है। और संविधान का जनक किसे कहते हैं? भीमराव अम्बेडकर साहब को। और आप देखेंगे कि इनके बारे में भी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आ चुका था। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो वही बातें हो रही हैं। ये एक तरह से आप देखते हैं कि संविधान में दिया गया ना, इसका खूब क्या फायदा भी उठाया जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसे तो पूरे 5 साल कवर कर लेंगे कि 6 महीने बाद
सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दें, फिर से नीतीश बन जाए, फिर वो दे दें, फिर नीतीश बन जाए, और दीपक विकास मंत्री बनते रहे लगातार। तो उन्हें ना विधानसभा के सदस्य बनने की जरूरत है और ना ही विधान परिषद की। ये तो दुरुपयोग है ना एक तरह से। और इसलिए आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना होगा। अगर वो मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है। और इसी तरह से केंद्र में या तो प्रधानमंत्री बनना है या आप देखिए मंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने के भीतर राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना होता है। समझ रहे आप? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। धन्यवाद।